नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश और अभी हम पढ़ेंगे दिल्ली का जो गुलाम वंश था उसके बारे में। गुलाम वंश को ममलुक वंश भी कहते हैं और इन लोगों ने शासन किया 1206 से 1290 तक। तो गुलाम वंश स्थापित होने से पहले मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी के गुलामों के द्वारा ही गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। तो जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी गौर साम्राज्य के दो भाई शमसुद्दीन मोहम्मद और सिहाबुद्दीन, जो सिहाबुद्दीन को मुइजुद्दीन मोहम्मद के अधीन अपने शिखर पर पहुंचा। तो गौर साम्राज्य इन दो मोहम्मद भाइयों के अंडर में ही सबसे शक्तिशाली बना। और इनमें से जो पहला था शमसुद्दीन मोहम्मद, वो उससे पश्चिम की ओर, अफ़गानिस्तान से पश्चिम की तरफ, ईरान उधर उस तरफ अपना विस्तार किया। और जो दूसरा था उसने भारत पर आक्रमण किया। उसने जो मोहम्मद गौरी, महमूद गौरी का, महमूद गजनवी ने जैसे भारत पे आक्रमण किया था उसी तरह भारत पे आक्रमण किया। तो उसने सबसे पहले 1175 पे में मुल्तान पे कब्जा किया और 1178 में उसने अहिलवाड़ा, पाटन, गुजरात के बाघेल राजा मूलराज द्वितीय की राजधानी पे हमला किया। और इस आक्रमण में वो माउंट आबू के पास पराजित हुआ मोहम्मद गौरी। और इसके बाद उसने जो ये गुजरात पे आक्रमण करने का तरीका था जो महमूद गौरी ने अपनाया था उसको त्याग दिया और इसने दूसरा तरीका अपनाया कि सिंध पे और मुल्तान के रास्ते भारत पे आक्रमण किया जाए। जो महमूद गौरी था उसने सिंध और मुल्तान के रास्ते कब भारत पे आक्रमण किया था। तो गौरी ने भी पहले ऐसे ही किया, लेकिन इसके समझ में आ गया कि यहाँ से मुश्किल है, तो इसने पंजाब के रास्ते आक्रमण किया और सफलता भी हाथ लगी इसके। तो इसने धीरे धीरे मुल्तान, लाहौर, सिंध को गौर साम्राज्य में मिला लिया। और जो जीते हुए क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को, और जो मोहम्मद गौरी था उसने 1189 ईस्वी में भटिंडा है तवर हिंद पे कब्जा किया और इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज चौहान को इससे लड़ाई के लिए आगे आना पड़ा। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच पहली लड़ाई हुई थी दिल्ली के निकट तराइन में 1191 में, और जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था और उसे कुछ सैनिकों ने बचा लिया था, युद्ध क्षेत्र से बचाकर भगा के ले गए। और पृथ्वीराज चौहान ने जो तबर हिंद जिस पे कब्जा किया था मोहम्मद गौरी ने, वहाँ तक अपना क्षेत्र वापस ले लिया। और फिर से मोहम्मद गौरी ने दोबारा 1192 में पृथ्वीराज चौहान पे हमला किया और इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए। और इसमें दिल्ली का जो तोमर राजा था गोविंद राज, वो भी मारा गया और लाखों सैनिक मारे गए। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अजमेर ले गए और वहाँ वो गौर सामंत के रूप में कुछ दिन तक शासन करते रहे, फिर बाद में उन्हें धोखे से मार दिया गया। और उसके बाद जो मोहम्मद गौरी की अगली लड़ाई हुई वो हुई थी 1194 में जयचंद के साथ, जो कन्नौज का राजा था, कन्नौज का गढ़वाल शासक। 1194 में यमुना तट पे चंदावर की लड़ाई कहा जाता है इसे। तो इसमें जो जयचंद था वो हार गया था और इस तरह से कन्नौज भी मोहम्मद गौरी के शासन जो राज्य था उसमें मिल गया। तो मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन के नेतृत्व में तुर्कों ने कलिंजर, तो जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था कुतुबुद्दीन के नेतृत्व में तुर्कों ने कलिंजर, महोबा, खजुराहो पर अधिकार कर लिया और सन 1200 ईस्वी तक बनारस से पंजाब तक और ग्वालियर से अनहिलवाड़ा तक तुर्क सैनिकों की चौकियां स्थापित हो गई और दुर्ग प्रधान नियुक्त किए गए। इस बीच मोहम्मद गौरी का एक अन्य दास था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। उसने बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालय
ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया, जहां उसने अनेक बौद्ध भिक्षुओं को मारकर शहर पर अधिकार कर लिया। और 1204 से 1205 में बख्तियार ने बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया और अथवा नवद्वीप पर आक्रमण किया। और तबकात ए नसीर के अनुसार वो तब जबरदस्ती महल में दाखिल हुए और उस समय उनके साथ सिर्फ 8 घुड़सवार थे। लक्ष्मण सेन भाग खड़ा हुआ। बख्तियार ने अंततः अपना डेरा सेन की पश्चिमी राजधानी गौड़ के निकट लखनौती में डाला। और कुछ समय बाद बख्तियार की हत्या उसके सेनापति ने ही कर दी। और इन सब जो मोहम्मद गौरी था, इसकी अपनी संतानें नहीं थी, तो इसके बहुत सारे दास थे। तो जो दास थे, इसके जो राज्य थे, इन पे इसके दासों ने ही कब्जा बाद में शासन किया। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण दास था वो था तजुद्दीन यलदूज, तो जो गजनी का शासक बना बाद में। और 1206 में झेलम के तट पर खोकर में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी किसी ने। तो मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो भारत का प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम शासक बना। और ये मोहम्मद का दास था। तो इसने गुलाम वंश की स्थापना करी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसी गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कहा जाता है कि उसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी मृत्यु चौगान मतलब पोलो को चौगान कहते हैं, पोलो खेलते हुए ही हो गई थी। और उसका पुत्र था आराम बख्श। तो आराम बख्श 1210 से 1211 तक 1 साल गद्दी पर रहा। और जो आराम बख्श था उसकी हत्या कर दी, उसे हटा दिया था इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम। तो इल्तुतमिश 1211 में गद्दी पे बैठा, और उसने जो ऐबक का पुत्र था आराम बख्श उसको हटा दिया। और इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था और एक गुलाम था। तो इल्तुतमिश ने जो मुस्लिम राज्य था उसको काफ़ी शक्तिशाली बनाया। और इल्तुतमिश के समय जो चंगेज़ खां था, मंगोलिया का राजा, तो उसने गजनी पे आक्रमण किया था। तो गजनी का जो शासक था जलाल, उसने बहुत मदद की गुहार लगाई इल्तुतमिश से, लेकिन इल्तुतमिश ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि इल्तुतमिश जानता था कि चंगेज़ खां से इस तरह से पंगा लेना ठीक नहीं है। तो चंगेज़ खां ने जो जलाल था उसको सिंध तक खदेड़ा। और इसके बाद जो 1228 में मुल्तान सिंध दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया इल्तुतमिश ने। और उसी बीच में उसने बिहार बंगाल को भी अपने अधिकार में ले लिया। फिर सुल्तान ने राजस्थान के विद्रोहों को दबाया। 1226 से 31 के बीच उसने रणथंभौर, अजमेर, सांभर, नागौर, ग्वालियर, इन सभी इलाकों को अपने राज्य में मिला लिया। और 1231 से 35 के बीच इल्तुतमिश ने मालवा के विरुद्ध अभियान छेड़ा तथा भिलसार पर कब्जा कर लिया। उज्जैन पर अधिकार करने के बाद उसने उज्जैन का जो प्राचीन महाकाल मंदिर था उसको गिरा दिया। उसने बदायूं, कन्नौज और बनारस के विरुद्ध भी सैन्य अभियान छेड़े और उन राजाओं की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। इल्तुतमिश 13वीं सदी में भारत का एक महान शासक था तथा कुशल राजनीतिज्ञ था। 1229 में अब्बासी खलीफा ने उसे मंसूर मतलब स्वीकृति दे दी, और उसके बाद वो वैध राजा हो गया, उसके राज्य को वैधता मिल गई। इल्तुतमिश के बाद अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश का एक पुत्र था रुकुन उद्दीन, तो वो गद्दी पे बैठा। और उस रुकुद्दीन को इल्तुतमिश योग्य नहीं मानता था, इसीलिए उसने 1231 में ग्वालियर अभियान के दौरान दिल्ली में अपना प्रतिनिधि अपनी पुत्री रजिया को चुना था। तो इस रुकुद्दीन के बाद 1236 में रजिया दिल्ली की पहली महिला सुल्तान बनी। और इसने इथोपिया के एक
हब्सी दास जमाल उद्दीन याकुत को शाही अलबस्त का प्रधान बनाया, जिससे सारे तुर्क अमीर भड़क गए और यहीं से माना जाता है कि रजिया का अंत की शुरुआत हो गई। 1239 और 40 के बीच विद्रोह हुए। उसने काफ़ी विद्रोहों को दमन करने की कोशिश करी और जो उसका दास था उसकी हत्या हो गई और रजिया को बंदी बना दिया गया। इसी बीच तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश के तीसरे बेटे बहराम को गद्दी पे बिठा दिया और रजिया को ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया था। फिर रजिया ने दोबारा कोशिश करी और वो विफल रही, जिससे उसकी हत्या हो गई। तो रजिया 4 साल तक दिल्ली सल्तनत की बादशाह रही। उसके बाद रजिया के बाद बहराम शाह 1240 से 42 तक दिल्ली की सल्तनत का मुखिया रहा। बहराम को मलिक नायब या मलिक ए मुमलकत के पद पे बनने के लिए बाध्य किया, जो वास्तविक शासक बैठा, जबकि सुल्तान नाम मात्र का शासक था। इसके बाद मसूद शाह 1242 से 46 तक शासक रहा और मसूद शाह के बाद नसीर उद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक शासक रहा। और 1249 में जो ये नसीर था, इसने बलबन की पुत्री से विवाह कर दिया और उसे मलिक नायब बना दिया। 1266 में बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा और सही प्रकार से उसने समस्याओं का निदान किया। तो 1266 से 87 तक दिल्ली की गद्दी पे बलबन था। बलबन के लिए कहा जाता है कि बलबन ने जो काफ़ी ऐसे कार्य किए जो धर्मनिरपेक्षता की निशानी है। बलबन ने दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग बलबन ने दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग एक अलग विभाग बनाया और सेना को पुनर्नियोजित किया। और उसने जो नवरोज़ त्योहार होता है पारसियों का, उस त्योहार को शुरू किया। और बलबन के समय मंगोल सेना ने 1285 में भारत पे आक्रमण किया और इस में लड़ाई में बलबन का बेटा मोहम्मद ने मंगोलियों पर आक्रमण किया और वो मारा गया। बलबन के बाद कैकुबाद 1287 से 90 तक राजा रहा। तो बलबन की मृत्यु के बाद कैकुबाद राजा बना और कैकुबाद की हत्या करी जलाउद्दीन खिलजी ने और उसने खिलजी वंश की स्थापना करी। तो इन जो गुलाम वंश था, इनके समय पे दिल्ली का जो एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया और एक जो दिल्ली की कुतुब मीनार है, ये इल्तुतमिश ने पूरी कराई थी, जबकि ये शुरू कराई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे।